Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today's topic of our pharmaceutics class is hospital pharmacy. We will discuss the main types of pharmacy here. So पहली type है hospital pharmacy. Hospital pharmacy की definition आप लोगों के सामने नज़र आ रही है. ये बुक का पेज नंबर 12 है और मैं पढ़ के बताती हूँ अभी. Hospital pharmacy is a department or service in a hospital. हॉस्पिटल फार्मेसी एक डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल के अंदर या एक सर्विस है. डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं और सर्विस भी कह सकते हैं. हम फार्मेसी को हमेशा कहते हैं कि ये एक सर्विस वाला शोबा है. मतलब हम खिदमत करते हैं लोगों की, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा केयर चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा एथिक्स चाहिए होते हैं, क्योंकि लोगों की ज़िंदगियों का सवाल होता है. रिस्पॉन्सिबल, अब इसके फंक्शंस क्या क्या हैं. ये एक डिपार्टमेंट है, सर्विस है एक हॉस्पिटल के अंदर. अब इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं. वो ये हैं कि सप्लाई ऑफ मेडिकेशंस टू हॉस्पिटल वार्ड्स एज वेल एज एम्बुलेटरी पेशेंट्स. सप्लाई करना मेडिसन्स को फ़राहम करना किन को, हॉस्पिटल वार्ड्स जो मतलब इन पेशेंट्स हैं, जो लोग वहाँ पे एडमिट हुए हैं, उन सब को भी दवाई जो है, मेडिसन्स जो हैं वो सप्लाई करना. और साथ एम्बुलेटरी पेशेंट्स होते हैं जो आते हैं और चले जाते हैं चेकअप करवा के. इन्हें आउटडोर पेशेंट्स भी कहते हैं. द फार्मासिस्ट वर्किंग इन हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ नोन एज हॉस्पिटल फार्मासिस्ट. सो इसकी डेफिनेशन ऐसे बनेगी कि ये डिपार्टमेंट है, एक सर्विस है हॉस्पिटल के अंदर जो कि सप्लाई करते हैं मेडिसिन्स को, किसको, हॉस्पिटल वार्ड्स को और एम्बुलेटरी पेशेंट्स को. आगे हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी. अब पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर दवाई ख़रीदने से लेके इवन टेंडर भी ओपन जो करवाते हैं वो हॉस्पिटल फार्मेसी ही करवाती है. टेंडर ओपन होता है, अखबार के अंदर इश्तहार आता है, लोग जो हैं वो टेंडर भरते हैं अपना और फ़ाइल्स जमा करवाते हैं. और फिर उन फ़ाइल्स की असेसमेंट होती है कि हमने कौन कौन सी कंपनीज़ की, कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन से हमने मेडिसन्स लेनी है. सिर्फ मेडिसन्स ही नहीं, इसमें पेस्ट कंट्रोल की चीज़ें, इवन डिटॉल वगैरह जो इस्तेमाल होता है वो भी, और जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो, और जितनी भी ट्यूबिंग मतलब इन्फ्यूजन का जो सामान होता है, इन्फ्यूजन लगाने के लिए, ड्रिप लगाने के लिए जो सामान होता है वो भी, बरनोला वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी हॉस्पिटल फार्मेसी ही ख़रीदती है. टेंडर लेती है, फाइल्स असेसमेंट करती है, ख़रीदती हैं, ख़रीदने के बाद स्टोर करती हैं, स्टोर करने के बाद इंश्योर करती हैं कि हम इन्हें फ़र्स्ट इन फ़र्स्ट आउट स्टोरेज का ये तरीक़ेकार होता है कि किस तरह से आपने स्टोर करना है और किस सिस्टम के तहत आपने चीज़ों को बाहर निकालना है. मतलब फ़र्स्ट एक्सपायर्ड, फ़र्स्ट आउट, फ़र्स्ट इन, फ़र्स्ट आउट, और भी 2-3 सिस्टम्स होते हैं. उनके अकॉर्डिंग इनको फीफो कहते हैं. फीफो सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है ना, हम निकालते हैं दवाइयों को कि जो पहले आई है वो पहले जाएगी, या फिर जो पहले एक्सपायर हो रही है वो पहले जाएगी, इस तरह से करके. और इनके स्टोरेज को भी अच्छी तरह से, इनका टेम्परेचर मेंटेनेंस, ह्यूमिडिटी मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें भी जो है ना वो हॉस्पिटल फार्मेसी इंश्योर करती है. फिर जो पेशेंट से डीलिंग होती है वो तो होती है, लाइक पेशेंट से डीलिंग के उन्हें बताना, उनके ड्रग्स जो हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसके यूजेस के बारे में बताना. फिर हॉस्पिटल की फार्मूलरी बनाना, ये भी हॉस्पिटल फार्मेसी का ही फंक्शन है. हॉस्पिटल की फार्मूलरी होती है, एक लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स होती हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर होती हैं. मतलब उस हॉस्पिटल के अंदर ये उस लिस्ट में जो मेडिसिन्स हैं वो तो लाजमी मौजूद होंगी. उससे ये हो जाता है कि ईज़ी हो जाता है दवाई को मेंटेन करना, और मेंटेन करना मतलब उसकी सप्लाई और डिमांड को इक्वल रखना. और इसके अलावा ट्रेनिंग देना. यस, जितनी भी ड्रग्स से रिलेटेड चीज़ें होंगी या इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड चीज़ें होंगी, कोई भी नई ड्रग आई है या नया इंस्ट्रूमेंट आया है तो उसकी ट्रेनिंग भी जो है
वो हॉस्पिटल फार्मेसी ही प्रोवाइड करती है। अब हम पढ़ लेते हैं। नंबर 1, टू प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस फॉर मैन्युफैक्चर्ड, असेंबल्ड एंड परचेज्ड फार्मास्यूटिकल। क्वालिटी एश्योरेंस मैंने बताया था शायद पिछले लेक्चर में कि क्वालिटी एश्योरेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, हर इंडस्ट्री में होता है। इवन जहाँ पे प्लास्टिक का सामान बनता है, जहाँ पे कपड़े का सामान बनता है, वहाँ पे भी होता है। लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो ड्रग्स से रिलेटेड बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ जो हैं वो एट रिस्क होती हैं। तो इसलिए क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट जो है वो लाजमी काम करता है, और इसने इंश्योर करना होता है कि जो ड्रग्स हैं वो इफ़ेक्टिव हैं और सेफ़ हैं फॉर मेडिसिन्स फॉर पेशेंट्स टू यूज़। To purchase and supply drugs for inpatient, outpatient, hospital employees and for clinical drug trial। अब वैक्सीन आई हुई है, जैसे कि तो कोरोना की वैक्सीन हम चाइना से ले रहे हैं या जिस भी कंट्री ने कोई ट्रायल करना है, तो उसके लिए हम ट्रायल के लिए पेशेंट्स इकट्ठे करते हैं। बाकायदा परफॉर्मर्स होते हैं जो वैक्सीनेशन ट्रायल्स में जाते हैं, क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स में जाते हैं। तो ट्रायल्स भी जो हैं वो हॉस्पिटल फार्मेसी कंडक्ट करवाती हैं। ये उन मेडिसिन्स के लिए होते हैं जो अभी डेवलपमेंट स्टेज में होते हैं, मतलब उनका आखिरी जो होता है वो यही होता है कि क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स हों। डिफरेंट मतलब ट्रायल्स होती हैं। पहले हम उसे वैसे टेस्टिंग करते हैं केमिकल्स के ज़रिए लैब्स के अंदर, फिर उसके बाद जानवरों पे उसकी टेस्टिंग होती है, फिर जानवरों से जब पास हो जाती है तो फिर उसकी इंसानों पे टेस्टिंग होती है। तो ये क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स जो हैं ये कंडक्ट करवाती है हॉस्पिटल फार्मेसी। नंबर 3 है मेंटेन पेशेंट्स मेडिकेशन प्रोफाइल। पेशेंट की मेडिकेशन प्रोफाइल को मेंटेन करना भी जो है वो हॉस्पिटल फार्मेसी का काम है। नंबर 4 है मेडिकेशन प्रोफाइल। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि आप लोगों ने देखा होगा कि उनके पेशेंट्स के बेड्स की जो पाँव वाली साइड है वहाँ पे टेबल पे एक फ़ाइल बनी होती है। उस फाइल के अंदर मेडिकेशन की एक पूरी प्रोफाइल होती है। उसको हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ने जाके स्टडी करना होता है और देखना होता है कि कौन सी दवाई कहाँ पे अब कट करवानी है, मतलब अब यूज़ नहीं करवानी, और कौन सी दवाई जो है इसकी डोज़ ज़्यादा करनी है, कम करनी है, या कोई ऐड करनी है नई दवाई उसके अंदर। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेडिकेशन प्रोफाइल के अंदर आती हैं। मेंटेन प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स। अब हमारे पास जो प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स आते हैं, लाइक हम नारकोटिक्स को देखते हैं, नारकोटिक्स होती हैं जो नशे की दवाइयाँ होती हैं, हम उनके रिकॉर्ड्स को हम मेंटेन करते हैं। कोई भी प्रिस्क्रिप्शन आती है हम उसका रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन नॉर्मली हम प्रिस्क्रिप्शन का रिकॉर्ड नहीं रखते। लेकिन अब जो बड़े बड़े लाइक हॉस्पिटल शौकत खानम है वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है। फिर और भी केपीके में अब हॉस्पिटल्स में कुछ ऐसा सिस्टम आ गया है कि प्रिस्क्रिप्शन होती है, पर्ची नुस्खा जिसके ऊपर दवाई लिखी होती है, उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है। बाहर के मुल्कों में तो हो रहा है, ऐसा होता है कि प्रिस्क्रिप्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है कि आप एक बार हॉस्पिटल के अंदर गए हो और तो आपकी दवाई का रिकॉर्ड चला जाएगा उनके पास। आप दोबारा जाओगे तो आपका पूरा प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड भी और आपकी पेशेंट हिस्ट्री भी सारी की सारी उनके पास पहले से ऑलरेडी मौजूद होगी। नंबर 5 है प्रोवाइड ड्रग इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग्स, इंफॉर्मेशन देना, एंड ड्रग थेरेपी, इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग एंड ड्रग थेरेपी टू डॉक्टर्स, नर्सेज, medical and nursing students and the housing staff. Coordinate and control all the drug delivery and distribution systems. कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल करना ड्रग डिलीवरी और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को, मतलब ये स्टाफिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी करते हैं और स्टाफिंग भी करते हैं। स्टाफिंग मतलब कि कौन से स्टाफ को कहाँ पे ड्यूटी देनी है और किस तरह मैनेज करना है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को ये कोऑर्डिनेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं।
टू सुपरवाइज़ द एक्टिविटीज़ ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियंस की एक्टिविटीज़ जो हैं, उनकी जो ड्यूटीज़ होती हैं, उन सबको सुपरवाइज़ करना भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम है, और हॉस्पिटल फार्मेसी ही ये काम करती है। एक्चुअली फार्मेसी टेक्नीशियंस ने क्या करना होता है, रिकॉर्ड रखना होता है कि ये मेडिसिन्स गई हैं आज हमारे स्टोर से, और पीछे जो हमारे पास रह जाते होते हैं बिन कार्ड्स उन्हें कहते हैं, बिन कार्ड्स के ऊपर लेटेस्ट रिपोर्ट लिखना, और टेम्परेचर वगैरह देखना, मेंटेन करना, और स्टोर की जो है वो ओवरऑल जो हालत होती है उसको मेंटेन करना, और असिस्ट करना, जो भी कोई फंक्शन हो फार्मासिस्ट का उसको असिस्ट करना। नेक्स्ट है हमारे पास क्लिनिकल फार्मेसी एक्चुअली बहुत हॉस्पिटल के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन भी करते हैं, स्टाफिंग भी करते हैं, परचेज़ भी करते हैं, लेकिन क्लिनिकल फार्मेसी जो है वो बहुत प्योरली मेडिसिन से रिलेटेड और पेशेंट्स और उनकी डिज़ीज़ से रिलेटेड होती है। इसमें हम मैं डेफिनेशन से जैसे पता चल जाएगा, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। क्लिनिकल फार्मेसी इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक डिजीज़। स्टडी ऑफ ड्रग्स है, मेडिसिन है, विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक डिजीज़ के अकॉर्डिंग हम उसकी स्टडी करते हैं। और क्लिनिकल फार्मेसी इंक्लूड्स all the services performed by pharmacists practicing in community hospitals, community pharmacies, nursing homes, home-based care services, clinics, and any other setting where medicines are prescribed and used. कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर, हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर, नर्सिंग होम्स के अंदर, होम बेस्ड केयर सर्विसेज के अंदर, और एनी अदर सेटिंग्स के अंदर जो भी फार्मासिस्ट की ड्यूटीज़ होती हैं वो क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर वो सारी हो रही होती हैं, लेकिन थोड़े छोटे स्केल पे। छोटे स्केल पे इस तरह के हॉस्पिटल से छोटा स्केल है कि उतना ज़्यादा ना तो स्टाफिंग होगी और ना ही उतनी ज़्यादा इसकी प्रोक्योरमेंट होगी और स्टोरेज होगी चीज़ों की, क्योंकि ये छोटा स्केल है। क्लिनिक एक छोटी स्केल पे चीज़ होती है। कम्युनिटी फार्मेसी पे कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम फंक्शंस होंगे। बाकी सभी हेल्थ केयर सिस्टम्स जहाँ पे मेडिसिन्स इन्वॉल्व होती हैं, वहाँ पे मेन काम क्या होता है कि हमें सही प्रॉपर डोज देनी है, प्रॉपर मतलब उसी बीमारी में देनी है जहाँ पे ज़रूरत है, और मतलब राइट टाइम पे देनी है, राइट पेशेंट को देनी है। ये 5 आवर्स होते हैं, राइट डोज में देनी है और राइट फ्रीक्वेंसी में देनी है, ठीक है। द फार्मासिस्ट वर्किंग इन द स्पेशलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी इज़ नोन एज क्लिनिकल फार्मासिस्ट। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एनी क्लिनिकल फार्मासिस्ट आर मेडिकेशन रिव्यू इन कंपैरिजन विद द डायग्नोसिस। ये देखना कि जो डायग्नोज हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही मेडिसिन दी है, या कि डायग्नोसिस कुछ हो और मेडिसिन हम कुछ दे रहे हों। ये होता है, ये प्रैक्टिस होती है। जिन लोगों को पूरा नॉलेज नहीं है वहाँ पे ये प्रैक्टिस हो रही होती है कि वो कोई भी मेडिसिन जो हैं वो उठा के दे देते हैं। लाइक अगर कोई कह रहा है कि मेरे स्टमक में प्रॉब्लम है तो उसे हम फ्लैजल दे रहे हैं, मतलब ये तो टोटली अजीबोगरीब बात हो जाएगी कि स्टमक में पेन है तो आप उसे ओमेप्राजोल दो, एसोमेप्राजोल दो, उसे कोई और एंजाइम्स दो, ना कि उसे फ्लैजल दे दो। फ्लैजल होती है डायरिया के लिए। ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। स्टडी अबाउट ड्रग इंटरेक्शन फॉर स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन। नंबर 2 है ड्रग इंटरेक्शन होता है एक ड्रग का दूसरी ड्रग के साथ इंटरेक्ट करना। हम एक प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, एक पर्ची लिख रहे हैं, हम उसमें 2 मेडिसिन्स लिख देते हैं, उन दोनों का आपस में रिएक्शन हो रहा है और उन दोनों के साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, उन दोनों के एडवर्स इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं ड्रग इंटरेक्शन। मतलब एक मेडिसिन दूसरे के इफ़ेक्ट को ज़्यादा कर रही है या कम कर रही है, ठीक है, या बिल्कुल ही ख़त्म कर रही हैं, या फिर उन दोनों मिलके कोई एक नया इफ़ेक्ट पैदा कर रहे हैं। इसे कहते हैं ड्रग इंटरेक्शन। और ये आपको नॉलेज होगा तो ही हम जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं। ये नॉलेज बेस्ड चीज़ें होती हैं। ड्रग एडवर्स रिएक्शन प्रोफाइलिंग के एक होते हैं साइड इफ़ेक्ट्स, एक होते हैं एडवर्स रिएक्शंस। साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो
इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन उनके यहाँ कोई मतलब मेजर कोई तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन एडवर्स रिएक्शंस होते हैं, उनकी तकलीफ़ होती है, तो उनकी प्रोफाइलिंग बहुत ज़रूरी होती है। समटाइम्स इसके लिए येलो कार्ड्स, रेड कार्ड्स होते हैं, हर हॉस्पिटल के मुताबिक येलो कार्ड्स और रेड कार्ड्स होते हैं। तो इसमें उन ड्रग येलो कार्ड्स के ऊपर या रेड कार्ड्स के ऊपर एडवर्स रिएक्शंस की प्रोफाइलिंग हो रही होती है। फार्मेको इकोनॉमिक स्टडी, फार्मेको इकोनॉमिक स्टडी होती है कॉस्ट, एफिकेसी, सेफ्टी को देखना कि हमारी जो है कॉस्ट और एफिकेसी और सेफ्टी ये तीनों हमारे पास सही हो, मतलब कॉस्ट भी कम हो और वो इफ़ेक्टिव भी मेडिसिन हो पूरी तरह से, और उसकी सेफ्टी भी प्रॉपर हो। इसे कहते हैं फार्मेको इकोनॉमिक स्टडी। इसका बाकायदा फार्मूला होता है, वो अभी आप लोगों को आगे पढ़ेंगे हम, अभी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्लिनिकल फार्मेसी वाले भी और हॉस्पिटल फार्मेसी वाले भी जब अपनी फार्मूलरी बनाते हैं, जब कोई एक मेडिसिन ऐड करते हैं, तो ये फार्मेको इकोनॉमिक स्टडी जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ड्रग फार्मूलरी, यही मैंने बताया है कि ड्रग फार्मूलरी इज़ द लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स। ड्रग फार्मूलरी, क्लिनिक फार्मूलरी, हॉस्पिटल फार्मूलरी, ये सेम चीज़ होती है। पाकिस्तान की भी अपनी एक फार्मूलरी है, ठीक है, नेशनल फार्मूलरी ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें मेडिसिन्स की एक लिस्ट होती है कि जो कि पाकिस्तान में मौजूद होंगी, या फिर जैसे हम उसका नाम देंगे वैसे। Clinical pharmacists work directly with doctors, other health professionals and patients to ensure that the medications prescribed for patients are best for his or her treatment, for their treatment। मतलब जो मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब की गई हैं वो उनके ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट है। आगे हम पढ़ेंगे कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी होती है रिटेल फार्मेसी और वेयर हाउस फार्मेसी। रिटेल फार्मेसी जो हम बाहर हमारे पास क्लिनिक्स हैं, ग्रीन फार्मेसी है, सर्वेड है, इनको हम कहते हैं कम्युनिटी फार्मेसी, ये या फिर इन्हें हम कहते हैं रिटेल फार्मेसी। कुछ फार्मेसीज़ होती हैं होल सेल फार्मेसी, जहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन जो परसेंटेज में हमें देते हैं मेडिसिन, वैसे ही हमें होल सेल में वहाँ पे मिलती है। हमारे शाल में जो है वहाँ पे बहुत सारी होल सेल में मेडिसिन की शॉप्स हैं। यहाँ पे एक राहबर फार्मेसी है, वो भी होल सेल में मेडिसिन दे रहे हैं, और भी हैं काफ़ी सारी जो कि होल सेल में मेडिसिन देते हैं। सो अभी हम कम्युनिटी फार्मेसी देखते हैं और उनके फंक्शंस देखते हैं। इट इज़ वन ऑफ द पिलर्स ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन दिस स्पेशलिटी। वी प्रोवाइड द फार्मास्यूटिकल सर्विसेज एट कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी को हम जो है ना वो फार्मास्यूटिकल सर्विसेज दे रहे होते हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड गोल ऑफ एनी कम्युनिटी फार्मेसी आर क्वालिटी मेडिसिन देना पब्लिक को, प्रोवाइड गाइडेंस नहीं है, ये गाइडेंस है, GUIDANCE, गाइडेंस, ठीक कर लीजिएगा इसको। एंड काउंसलिंग रिगार्डिंग मेडिकेशन व्यूज़, गाइड देम रिगार्डिंग वैक्सीनेशन। काउंसलिंग देना कि मेडिकेशन को जो है वो किस तरह से इस्तेमाल करना है। गाइड देम रिगार्डिंग वैक्सीनेशन के वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग उन्हें गाइड करना है कि किस किस टाइम पे आप वैक्सीनेशन करवाएं और किस किस बीमारी में वैक्सीनेशन हो सकती है। और हम वैक्सीनेशन फार्मेसीज़ पे भी होती है, मौजूद होती है, स्टोर होती है, तो वो भी जब कोई वैक्सीनेशन लेने आए तो गाइड करना है उन्हें। ऑर्गेनाइज हेल्थ कैंप्स जो हैं ऑर्गेनाइज़ करना, जिसमें हम नॉर्मली हम कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर फ्री में चेक करवा लें, शुगर फ्री में चेक करवा लें, यूरिक एसिड फ्री में चेक करवा लें। ये कैंप्स अक्सर लगाते हैं लोग हॉस्पिटल कम्युनिटी फार्मेसी पे। इससे ये होता है, इसके दो पर्पज़ होते हैं। एक तो ये कि एक सर्विस है, ये कम्युनिटी को सर्विस मिल जाती है जो कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए उन्हें हॉस्पिटल या क्लिनिक्स पे जाने की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा ये कि आपका जो कस्टमर फ्लो वो ज़्यादा हो जाता है।
ऑर्गेनाइज हेल्थ टॉक्स एंड सेमिनार्स, ये भी कम्युनिटी फार्मेसिस्ट जो हैं ये करवा सकती हैं। कैसे? इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलके, इंस्टीट्यूट्स लाइक जो फार्मेसी, जैसे आपका ये कॉलेज है, ये किसी हॉस्पिटल फार्मेसी के साथ मिलके कोई एक टॉक या एक सेमिनार रख दें कि हम इस टॉपिक के ऊपर जो है वो आज सेमिनार कर रहे हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी फार्मेसी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स: रिटेल फार्मेसी एंड होलसेल फार्मेसी। रिटेल फार्मेसी भी मैंने बता दिया कि, लेकिन इसकी डेफिनेशन हम बताते हैं, मैं पढ़ के बताती हूँ आप लोगों को ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए। इट इज़ द बिज़नेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी, बिज़नेस करती है ऑब्वियसली, एक ख़ास किस्म का प्रॉफिट जो है वो मिलता है इन्हें। वेयर मेडिसिन्स आर टेकन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स और होल सेलर्स एंड प्रोवाइड टू जनरल पब्लिक ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटर से और होल सेलर्स से हम मेडिसिन्स लेते हैं तो, और उसे जनरल पब्लिक लाइक पब्लिक को प्रोवाइड कर देते हैं। नॉर्मली मैं आप लोगों को बता दूं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं उनके ऊपर मैक्सिमम 15% का प्रॉफिट होता है। 12 to 15% का जो है वो प्रॉफिट होता है मल्टीनेशनल कंपनीज़ पे। और कुछ जो लोकल कंपनीज़ होती हैं वहाँ पे वो प्रॉफिट 20%, 30% या इससे भी ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो बहुत कम प्रोडक्ट्स पे जाता है, ज़्यादातर जो है वो 20% या 30% का प्रॉफिट होता है। एक होती है हमारे पास रिटेल प्राइस और एक होती है हमारे पास परचेज़ प्राइस, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो परसेंटेज निकलती है हमारे पास। होल सेल फार्मेसी, इट इज़ द बिज़नेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी वेयर द मेडिसिन्स आर टेकन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर। अब रिटेल फार्मेसी में हम किससे ले रहे थे? डिस्ट्रीब्यूटर से और होल सेलर से। होल सेल में किससे ले रहे हैं? डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट ले रहे हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कोई जो दवाइयाँ बना रही है वही डायरेक्ट दे रही है आपको। एंड प्रोवाइडेड टू द मेडिकल स्टोर, फार्मेसीज़ एंड हॉस्पिटल्स इन बल्क, बल्क मतलब ज़्यादा मकदार में, ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, मतलब जितनी ज़्यादा आप लोगे बल्क में उतनी ज़्यादा आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है वो मिल जाता है। ये मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज़ या फिर हॉस्पिटल्स भी जो हैं वो होल सेल में लेते हैं, बल्क में लेते हैं मेडिसिन्स, तो उनके पास भी जो है वो रिटेल प्राइस में नहीं जाती बल्कि होल सेल प्राइस में जाती हैं। एक फ़िक्स्ड परसेंटेज होती है, ये कोई फ़िक्स्ड नहीं होती, मतलब ये जो तय पा जाए दो कंपनीज़ के बीच में, एक डील हो जाए उसके अकॉर्डिंग ये होती है। अब इनको मेंटेन कैसे करते हैं मैं आप लोगों को बता दूं। कम्युनिटी फार्मेसीज़ के ऊपर अब पहले ज़माने में सारा कुछ मैनुअल हुआ करता था रजिस्टर के मुताबिक। अब जो है वो उन्होंने सॉफ्टवेयर्स रख लिए हैं, शायद आप लोगों को पता ही हो, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता दूं। उनके नाम है, कुछ का नाम है कंडेला सॉफ्टवेयर, फिर है अबूज़र सॉफ्टवेयर जो है बहुत मशहूर है। उसके अंदर ऑलरेडी मेडिसिन्स का पूरा रिकॉर्ड होता है। डेली की जो परचेज़ जो हम लेते हैं मेडिसिन वो हम उसके अंदर एंटर कर लेते हैं, और हमारे पास वो स्टॉक भी मेंटेन हो जाता है। जैसे स्टॉक ज़ीरो होता है तो हमें पता चल जाता है। उसके अंदर कुछ अलार्म भी होते हैं, एक्सपायरी करीब आ रही है तो वो अपना अलार्म देगा, मतलब शो कर देगा कि ये, उसके अंदर समरीज़ होती हैं, प्रोफाइल्स निकल आती हैं कि ये एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स आ रही हैं नेक्स्ट कुछ मंथ्स में, ठीक है। और इसके अलावा परचेज़ ऑर्डर भी निकलता है। परचेज़ ऑर्डर होता है कि हमने जो मेडिसिन लेनी है, परचेज़ ऑर्डर होता है जो हमने मेडिसिन लेनी है डिस्ट्रीब्यूटर से, तो वो हम जो है वो उसका मैनुअल ऑर्डर ना बनाएं, लाइक ढूंढ के कौन से मेडिसिन हमें मंगवानी है। वो खुद ही सिस्टम जो है वो हिसाब लगाता है, असेसमेंट करता है कि कौन सा स्टॉक जो है वो शॉर्ट हो रहा है और किसकी सप्लाई ज़्यादा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो परचेज़ ऑर्डर तैयार कर देता है।
ये सिस्टम बहुत सारे लोगों को नहीं आता होता, लेकिन किसी ने अगर कम्युनिटी फार्मेसी पे काम करना है तो ये एक बहुत बड़ा प्लस होता है कि अगर आपको ये सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है ये आता हो। मेरा ख़्याल है आज के लिए काफ़ी है, क्योंकि काफ़ी समझने वाली चीज़ें हैं इसमें। आप लोग याद कर लो, मेन चीज़ है आप लोगों को याद होना चाहिए ताकि आप पेपर में लिख सको, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं एडमिन को, जो भी आपको भेजें। बाकी थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।